नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में नई सरकार की साफ होती तस्वीर की। नीतीश कुमार के सामने घुटनों पर आई बीजेपी की। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्यों केंद्र सरकार को लगा झटका। धनखड़ से सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात पर उठते सवालों को जानेंगे। सीएम स्टालिन ने केंद्र पर लगाया क्या आरोप, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमेरिका ने 199 भारतीयों को किया डिपोर्ट। अनमोल बिश्नोई के अलावा 198 अवैध प्रवासी शामिल। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति के तहत की गई कार्रवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना। गठबंधन में बढ़ते मतभेदों के बीच काफी अहम मानी जा रही है उनकी ये यात्रा। कैबिनेट बैठक से शिंदे के मंत्रियों के बॉयकॉट ने महायुति में दरार की चर्चा को दिया बल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर दबाव में बीएलओ। राज्य की सीएम ममता बनर्जी का दावा, चुनाव आयोग के दबाव के चलते 28 बीएलओ ले चुके हैं खुद की जान। और शेयर बाजार में तेजी, 513 अंकों की बढ़त के साथ 85,186 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 142 अंकों के उछाल के साथ 26,052 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया है। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। एनडीए के सभी सहयोगी दल अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार गठन में बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिहार में नई सरकार को बनाने की क्या है एनडीए की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि अब तक उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था। नीतीश को डर था कि अंतिम वक्त में बीजेपी कोई खेल ना कर दे। यही वजह रही कि उन्होंने 17 नवंबर को राज्यपाल को केवल विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन बीजेपी जेडीयू की विधायक दल की बैठक के बाद हुई एनडीए की विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग जाने के बाद ये तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों ही नेता फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने पेच फंसा दिया है। वो अपना एक डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर खींचतान मची हुई है। वहीं मंत्री पद को लेकर भी गठबंधन के सहयोगियों में तनाव बना हुआ है। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और स्पीकर पद पर दावा अलग से ठोक दिया है। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि 20 नवंबर की सुबह नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बिहार में नई सरकार बनाने से पहले एनडीए में रसाकशी देखी जा रही है, लेकिन ये रसाकशी सीएम पद को लेकर नहीं है, बल्कि एनडीए के अंदर विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर टकराव देखा जा रहा है। विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों अड़ गए हैं। ऐसे में पेच फंसता दिखाई दे रहा है। तो स्पीकर पद क्यों चाहती है बीजेपी और जेडीयू, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार मजबूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी मजबूर दिखाई दे रही है। नीतीश बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और नीतीश के तेवर से डरी बीजेपी को झुकना पड़ा है। जैसे ही नीतीश ने अल्टीमेटम दिया, बीजेपी ने विधायक दल की बैठक भी कर ली और तो और अमित शाह को पटना भी आना पड़ रहा है। यानी जिस बैठक को बीजेपी लगातार टाल रही थी, नीतीश के दबाव में वो बैठक भी करनी पड़ी और बैठक में एक बड़ा फैसला भी लेना पड़ा, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अब बीजेपी आलाकमान नीतीश के दबाव में आ गया है। 19 नवंबर को बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया। जैसे ही विजय सिन्हा को उपनेता बनाने का ऐलान हुआ, सियासी गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि बीजेपी आलाकमान ने नीतीश के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चर्चा चल रही थी कि बीजेपी विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना सकती है। दावा था कि इनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है, जबकि जेडीयू और बीजेपी के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा खींचतान अगर किसी पद को लेकर चल रही है तो वो विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर ही चल रही है। इसको लेकर जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद सभापति का पद भाजपा के पास है, इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष पद हमें मिलना चाहिए। लेकिन जेडीयू की मजबूती के चलते नीतीश इस पद पर अड़ गए हैं और अब विजय सिन्हा को उपनेता बनाकर बीजेपी ने ये संकेत दे दिया है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष पर कुछ भी फाइनल नहीं है, यानी इस पर चर्चा चल रही है। और अगर नीतीश ने इसी तरह अपने तेवर कायम रखे तो इस बार जेडीयू के पास ये पद आ सकता है।
स्पीकर पद को लेकर जेडीयू अड़ गया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो मुश्किल में केंद्र सरकार भी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तमाम प्रावधानों को रद्द कर दिया। साथ ही सरकार पर कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप भी लगाए, जिससे सरकार की कार्यशैली पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तमाम प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिन्हें पहले भी कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। अदालत ने सरकार पर उसके निर्देशों की बार बार अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सरकार ने साल 2021 में एक कानून बनाया था, जिसका नाम था न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम। इस कानून में यह तय किया गया था कि इनकम टैक्स या कस्टम जैसे मामलों को निपटाने वाले ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा और सेवा शर्तें क्या क्या होंगी। इस कानून में कार्यकाल को 4 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया था और नियुक्ति में सरकार का दखल बढ़ा दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक अध्यादेश के जरिए लाए गए इन्हीं नियमों को रद्द कर दिया था। अब कोर्ट ने पाया कि सरकार ने उन्हीं पुराने रद्द किए गए नियमों को मामूली बदलाव के साथ फिर से लागू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर गलत बताया और फटकार लगाई। उन्होंने कहा, सरकार ने ऐसा करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन किया। ये कदम न्यायपालिका की आजादी के खिलाफ है, क्योंकि सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के पहले के बाध्यकारी फैसलों की अनदेखी कर रही है, जो कि असंवैधानिक है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोर्ट किसी नियम को रद्द कर देता है तो सरकार को उसे बिना किसी बड़ी कमी को दूर किए दोबारा लागू नहीं करना चाहिए। ये कानून बनाने की शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 2021 के कानून के विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। अब बहाल किए गए नियम इस प्रकार है। ट्रिब्यूनलों के सदस्यों का कार्यकाल वही रहेगा जो कोर्ट ने पहले तय किया था। ITAT और CES-TAT के सदस्य 62 साल की उम्र तक और उनके अध्यक्ष 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्पष्ट दिखाता है कि कोर्ट न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए वो किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, तो सवाल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की मुलाकात को लेकर भी उठ रहे हैं। धनखड़ ने जब से अपने पद से इस्तीफा दिया है, तब से ना तो वो कहीं दिखाई दिए और ना ही उनका कोई बयान सुनने को मिला। हालांकि उन्हें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर देखा गया। वहीं अब धनखड़ की राधाकृष्णन से मुलाकात की खबर सामने आई है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब से अपने पद से इस्तीफा दिया है, तब से ही वो चुप्पी साधे हुए हैं। धनखड़ से जुड़ी खबरें तो कई आई, लेकिन खुद धनखड़ ने कभी सामने आकर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, जिससे कई सवाल खड़े हुए। और अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मौजूदा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की मुलाकात की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 18 नवंबर को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये पहली औपचारिक बातचीत थी, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से ना तो इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान दिया गया और ना ही कोई फोटो शेयर की गई, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूछा जा रहा है कि जब मौजूदा उपराष्ट्रपति और एक पूर्व उपराष्ट्रपति की मुलाकात हुई, तो इसकी जानकारी आखिरकार सरकार की तरफ से साझा क्यों नहीं की गई। किसी ऑफिशियल हैंडल से ये जानकारी सामने न आना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या इस जानकारी को सामने न लाए जाने के पीछे कोई खास वजह है। खैर, मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे जुड़ी कोई और जानकारी निकलकर सामने आ सकती है या फिर धनखड़ खुद ही कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते धनखड़ की चुप्पी पर सवाल और बढ़ने लगे। हालांकि इन सब के बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि 21 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुस्तक विमोचन समारोह में धनखड़ शामिल होने वाले हैं और यहाँ वो चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि इस दौरान वो उन तमाम सवालों के जवाब भी दे सकते हैं जो उनके इस्तीफे के बाद से उठ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन अचानक धनखड़ के इस्तीफे से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राजनीतिक गलियारों में ये भी अटकलें थी कि उन्होंने सरकार के साथ टकराव के चलते ये पद छोड़ा। कांग्रेस ने भी दावा किया कि उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने कहा कि देश धनखड़ के इस कदम पर उनके बयान का इंतजार कर रहा है। इस्तीफे के 53 दिन बाद वो सिर्फ CP राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में 12 सितंबर को नजर तो आए, लेकिन वहां भी उन्होंने चुप्पी ही साधे रही।
वहीं अब उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के साथ धनखड़ की इस मुलाकात में उनका चुप रहना विपक्ष के इन आरोपों को और पुख्ता कर रहा है। इन सब के बीच अब देखना होगा कि 21 नवंबर को जिस कार्यक्रम में धनखड़ शामिल होने वाले हैं, क्या वहां वो कोई जवाब देते हैं या फिर इन सवालों पर उनकी चुप्पी बरकरार रहती है। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा फिर से गर्मा गई है, तो तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भी गहमागहमी देखी जा रही है। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर अब सीएम स्टालिन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के लोगों से बदला लेने का आरोप लगाया, तो वहीं इसे बदले की भावना भी करार दिया। तो कैसे एक बार फिर मेट्रो के नाम पर आमने सामने आए तमिलनाडु और केंद्र सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच टकराव की खबर कोई नई बात नहीं है। आए दिन दोनों ही सरकारों के बीच टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं और अब एक बार फिर दोनों के बीच तल्खी की खबर सामने आई है। सीएम एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मदुरई और कोयम्बटूर के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी न देकर तमिलनाडु के लोगों से बदला ले रही है। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि केंद्र ने मंदिरों के शहर मदुरई और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर, कोयम्बटूर के लिए नो मेट्रो का आदेश दिया, जबकि बीजेपी शासित राज्यों के छोटे शहरों को मेट्रो प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। सरकार बिना किसी पक्षपात के लोगों की सेवा करने के लिए होती है, लेकिन केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोकतांत्रिक विकल्प को बदला लेने का बहाना बना रही है। दरअसल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो रेल नीति 2017 का हवाला देते हुए तमिलनाडु की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी डीपीआर लौटा दी है। इस नीति के तहत केंद्रीय सहायता केवल 2011 की जनगणना के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरी समूह तक ही सीमित है। केंद्र का तर्क है कि मदुरई और कोयम्बटूर की आबादी इस सीमा से कम थी। हालांकि स्टालिन ने इस नियम के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आगरा, भोपाल और पटना जैसे शहरों को मेट्रो प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिली है, जिनकी आबादी 20 लाख से कम थी, लेकिन वो सभी बीजेपी शासित राज्यों में स्थित हैं। स्टालिन ने केंद्र सरकार के इस नियम को शर्मनाक बताया और आरोप लगाया कि यह तमिलनाडु के लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ बदले की भावना है। उन्होंने कहा कि सरकार को बिना किसी पक्षपात के काम करना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार मदुरई और कोयम्बटूर के लोगों के साथ मिलकर केंद्र के इस कठोर रवैये को हराएगी और इन दोनों शहरों में मेट्रो रेल को हकीकत बनाकर रहेगी। केंद्र सरकार पर सीएम स्टालिन का गुस्सा फूट पड़ा है, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी और मीडिया संस्थानों को आड़े हाथों ले लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ मीडिया हाउस पर तंज कसा है और साथ ही बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए, जिसके बाद से बवाल मच गया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कुछ मीडिया एजेंसियों की भूमिकाओं को लेकर विपक्ष अक्सर ही हमलावर नजर आता है और कई तरह के आरोप भी लगाता है, जिसका कोई नतीजा सामने आता हुआ नजर नहीं आता। और अब इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि परिवारवाद के नाम पर जो राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है, वो दरअसल हमारी पौराणिक कथाओं की बुनियादी भावना का मखौल उड़ाना है। सत्ता की चापलूसी में डूबे ये दानाजीवी मीडिया हाउस ये भूल जाते हैं कि हमारे दोनों महाकाव्यों की मूल संरचना ही परिवार और उसके संघर्ष पर आधारित है। हकीकत ये है कि जिन स्वार्थी राजनीतिक शक्तियों के लिए ये मीडिया संस्थान काम करते हैं, वो खुद परिवार और रिश्तों को कोई महत्व नहीं देते। वे कभी अपने नेताओं के पारिवारिक संघर्ष या उनके घर में मौजूद तकलीफों की कहानियां क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक पक्षीय नैरेटिव फैलाना है। अखिलेश ने बीजेपी पर भड़कते हुए आगे अपनी पोस्ट में कहा कि अगर परिवारवाद इतना ही बुरा है तो भाजपा और उसकी विचारधारा के समर्थक स्पष्ट घोषणा करें कि वे ऐसे सभी नेताओं को पार्टी और पद से हटाएंगे जिनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी राजनीति की हो। वे ऐसे नेताओं को भी हटाएंगे जिनकी ताकत या पद पारिवारिक पहचान पर आधारित है। वे परिवार द्वारा चलाए जा रहे कारोबार से चंदा लेना बंद करेंगे। वे सरनेम का प्रयोग समाप्त कर देंगे और अगर परिवार होना ही अपराध है तो जिनके परिवार हैं उनसे वोट लेना भी बंद करें। सरकार ये नियम बना दे कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, अफसर का बच्चा अफसर, जज का बच्चा जज और मीडिया मालिक का बेटा मालिक नहीं बनेगा। और दानाजीवी मीडिया हाउस अपने परिवारों को मैनेजमेंट से हटाकर सारी हिस्सेदारी कर्मचारियों को दे दे। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सच्चाई तो यह है कि भाजपा और उसके सहयोगी परिवार से इसलिए डरते हैं क्योंकि परिवार एकजुटता का पहला आधार है। वे चाहते हैं कि लोग बिखरे रहें ताकि डरा कर उनका शोषण किया जा सके और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता एकजुट न हो पाए। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अखिलेश के इन आरोपों पर क्या सफाई देती है।
अखिलेश के बयान से बीजेपी घिर गई है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने भारत को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही RSS भी निशाने पर है। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरती दिखाई दे रही है। सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में भारत एक बार फिर बुरी तरह से घिर गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद ढहाने की पूरी स्टोरी, अयोध्या केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ पहले भी लगे आरोपों को दोहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। बाबरी मस्जिद के खंडरों पर 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया था, ये दावा करते हुए कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। इस घटनाक्रम के बाद दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा सही माना और विवादित स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। वहीं USCIRF ने RSS पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि संगठन का मकसद धार्मिक परिवर्तन को रोकना और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े संदर्भ हटवाना जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ये रिपोर्ट आई हो। इससे पहले भी कई बार USCIRF ने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया था। बता दें कि जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है वो बातें वही हैं जो विपक्ष कहता आ रहा है। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार और RSS पर ध्रुवीकरण करने के समुदाय विशेष को टारगेट करने के आरोप लगाता आ रहा है और अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान निधि की सम्मान राशि उसकी 21वीं किस्त किसानों को समर्पित कर दी, जिसमें हर किसान के खाते में 2000 रुपए आएंगे। ये समारोह कहां पर हुआ? ये समारोह हुआ तमिलनाडु में। जी हाँ, वही तमिलनाडु जहां पर आगे आने वाले साल में चुनाव होने हैं। ये जगह इसीलिए चुनी गई ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो देखें कि कैसे खातों के अंदर पैसा आता है। रही बात चुनाव की, तो आगे आने वाले चुनाव में भी इसी तरह से लोगों के खातों में पैसा आएगा, जैसे कि बिहार में आपने देखा होगा। तो क्यों भाई? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तो इस सरकार ने लोगों को बता ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।